नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 10th ऑफ अक्टूबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या जितने भी टाइम्स ऑफ इंडिया, जहां से भी हमें जो भी अच्छी न्यूज मिलती है जो आपके एग्जाम में आने लायक होती है, हम उसका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा दिन है? 10th ऑफ अक्टूबर। और 10th ऑफ अक्टूबर को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? तो 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। सिंपल समझना, आज का जो दिन है वो हमारी अवेयरनेस के लिए, हमारे लोकल अवेयरनेस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। याद रखना क्या सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे। ठीक है, क्या होता है जो आपकी मेंटल हेल्थ, क्या होती है मेंटल हेल्थ अगर पूछा जाए तो? एक होता है ओवरऑल हेल्थ, यानी कि आपका शरीर बहुत अच्छा है ना, आपके मतलब कि पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी है। दूर से देखने में लग रहा होगा कि यार इसकी जो हेल्थ कितनी अच्छी है, बिल्कुल हेल्दी है। ठीक है, लेकिन क्या पता उसके अंदर, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो हेल्दी होते हैं फिजिकली, लेकिन मेंटली हेल्दी नहीं होते हैं। किसी की हो सकता है कि फैमिली इश्यूज हो, किसी का जॉब क्राइसिस हो, किसी के पुअर्टी इशू हो, किसी के साथ कोई और लफड़े हो, लेकिन कुछ ना कुछ करके आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना वो डिस्टर्ब रहती है। तो हम इस दिन इसी बात को सेलिब्रेट करते हैं कि हमें क्या करना है। देखो, इसको सेलिब्रेट कौन करता है? याद रखना WHO, क्योंकि जहां भी कभी दुनिया में हेल्थ की बात होती है ना तो WHO हमेशा आता है। WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब बना होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? 7th ऑफ अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंपल याद रखना, जेनेवा। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब इसने क्या किया? इसने सिंस 1992, यानी कि 1992 से क्या सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से दिन को? 10th ऑफ अक्टूबर को। इस दिन ये बात अवेयरनेस फैलाई जाती है कि हमें मेंटली भी हेल्दी रहना है। जैसा कि आप लोग सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे ना, हेल्दी होंगे। लेकिन घर वाले आपको खाना पीना दे रहे हैं, अच्छी बात है ना, सुबह शाम दूध पिलाते हैं, दही पिलाते हैं, खाना देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस एग्जाम के प्रेशर के चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उसको भी मेंटेन रखना है। ठीक है, चाहे वो प्रिपरेशन की बात हो, चाहे वो बाहर के कोई इश्यूज हो। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ इज वेल्थ। और हेल्थ इज वेल्थ में क्या होता है? आपकी फिजिकल हेल्थ तो आती है, उसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी आती है, ध्यान रखना। समझ गए? अब चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आज का जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है? आज की न्यूज, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। देखो हुआ क्या है, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, बना कब था समझना सबसे पहले, फिर हम चलते हैं हुआ क्या है ना। देखो, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ना, उस समय 2 सुपर पावर बनी थी। ठीक है, और सारी कहानियां मिक्स होती है ना, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस समय 2 सुपर पावर बनी है ना। एक कौन बना? आपका इंडिया, और एक क्या बना? आपका पाकिस्तान। ठीक है, क्या सुपर पावर बनी क्या? नहीं, मैंने कहा जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय 2 सुपर पावर थी। कौन कौन सी? USA और USSR। ठीक है, वरना कोई सोचेगा पाकिस्तान कैसे सुपर पावर हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या चला? कोल्ड वॉर। ठीक है, और कोल्ड वॉर जब चला तो उसके बाद जब हम इंडिपेंडेंट हुए, कब से चला? ये लगभग 1945 से 1991, जब से वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान चला गया USA की शरण में, हम रह गए बीच में। यहां पर एक बना हुआ था ईस्ट पाकिस्तान, जिसको मैंने नाम दे दिया आगे चल के क्या बन गया? बांग्लादेश। अब हम किधर जाएं? हम इधर जाएं तो ये चाइना की तरफ, चाइना इसके साथ है तो ये अटैक कर देगा, इधर चले जाएं तो चाइना अटैक कर देगा, तो बीच में फंस गए। तो बीच में फंस गए तो उस समय हमारे PM कौन थे? उस समय हमारे PM थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे PM थे, तो इन्होंने उस समय क्या किया? इनके 2 बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, शायद मैंने इसरो DRDO में कहानियां सुनाई होंगी। इनके 2 बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे पंडित नेहरू के। एक का नाम क्या था? विक्रम साराभाई। एक का नाम क्या था? विक्रम साराभाई। और दूसरे का नाम क्या था? तो याद रखना, होमी जहांगीर भाभा। क्या नाम होता है? होमी जहांगीर भाभा। अब जब ये इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो हमें देश को डेवलपमेंट की तरफ ले जाना था।
तो हुआ क्या कि जो विक्रम साराभाई थे, इन्होंने कहा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, स्पेस में, ठीक है। इन्होंने कहा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, न्यूक्लियर पावर में, ठीक है, एटॉमिक पावर में, मेरा इंटरेस्ट तो इस फील्ड में है। और उस समय जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उससे थोड़े दिन पहले आपको पता है 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्या डाला गया था, न्यूक्लियर बॉम्ब। किसके ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी, आप जानते हो ये बात। तो उस समय दुनिया में एक रेस लगी हुई थी कि किसी के पास क्या हो, सुपर पावर वो कहलाएगा, पावरफुल वो होगा जिसके पास हथियार होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी हमारे पास है नहीं, यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब है नहीं हमारे पास, देश को आगे ले जाना है। एक कहता है कि मैं, विक्रम साराभाई कहते हैं मैं हजारों किलोमीटर दूर ऊपर बैठकर, स्पेस में बैठकर एक सैटेलाइट छोड़ दूंगा, एक कैमरा लगा दूंगा, पूरे अर्थ की, अपने इंडिया की मैपिंग करूंगा, उसकी बाउंड्री देखूंगा, कहाँ कहाँ पर हम फसल उगा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम चीज़ों को, रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं वो बताऊंगा, देश की हेल्प करूंगा डेवलपमेंट में। होमी जहांगीर बाबा कहता है कि मैं एटॉमिक पावर में इंटरेस्टेड हूँ, मैं तो एटॉमिक पावर पे ध्यान दूंगा। अब एक बात बताओ, जो तुम इंडिपेंडेंट हुए थे तो उस समय सबसे पहले किस पे फोकस किया जाएगा, तो पहले फोकस हजारों किलोमीटर दूर जाकर तुम ऊपर कैमरा लगाने में पैसा खर्च करोगे, या फिर अपने बाउंड्रीज को सिक्योर करोगे, क्योंकि एक तरफ चाइना है तो एक तरफ कौन है, पाकिस्तान है तुम्हारा, दोनों तुम्हारे बहुत अच्छे शुभचिंतक है, तुम्हारे वेल विशर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पंडित नेहरू ने किसकी बात पर फोकस किया, विक्रम साराभाई पे करेंगे, होमी जहांगीर बाबा के, आपको समझ में आ गया होगा, होमी जहांगीर बाबा। इसीलिए होमी जहांगीर बाबा ने के ऊपर फोकस किया गया। और क्या हुआ, 1954 में एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आ रहे हैं हम अभी न्यूज के ऊपर पीछे है ना, बस चलते रहो। BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का बना होता है 1954। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है ट्राम्बे। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, ट्राम्बे, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र, ठीक, आज भी चलता है। अब क्या हुआ, इसको किससे बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था बाय द एक्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948। इस एक्ट से 1954 में क्या बना, आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बना, जिसको हम क्या कह देते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कह देते हैं, ठीक है। और अभी इसकी क्या हुई है, प्लैटिनम जुबली हुई है। और जब प्लैटिनम जुबली हुई है तो उस केस में अभी क्या हुआ, हमारी जो मिनिस्ट्री है उसमें जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, उसने अनाउंस किया है एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेज, जो आपका जो टेलीस्कोप होता है उसको लगाने की बात की जा रही है। कहाँ पे, हैनले, लद्दाख के अंदर। न्यूज बस इतनी सी है, समझ में आ रही है। कहां पर लगाया जा रहा है, तो हैनले, लद्दाख के अंदर लगाया जा रहा है। कौन लगा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी लगा रहा है। समझ गए, 2-4 बातें हम इसमें समझ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे करके याद रखना, सबसे पहले जब हमने होमी जहांगीर बाबा के ऊपर फोकस किया, तो आप पढ़ते हो हमारे यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट, एक होता है DRDO, एक होता है इसरो। तो सबसे पहले किस पे फोकस किया गया, DRDO पे, इसलिए पहले 1954 में ये बना, और 1958 में क्या बन गया, आपका DRDO बन गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली, जिसका पहला चीफ कौन था, डायरेक्टर कौन था, DS कोठारी। एट प्रेजेंट को ना समीर वी कामत, हमें पता है, ठीक है। और जो इसरो है इसकी फॉर्मेशन 1962 में हुई थी, कैसे, एज इनकोस्पार। फिर आगे चल के ये भी हो, इसने विक्रम साराभाई ने बनाया, और आगे चल के 15 अगस्त 1969 को हमने इस इनकोस्पार का नाम बदल के क्या रख दिया, इसरो। तो पहले क्या बना, इसरो या DRDO, तो पहले DRDO बना, तो हमने उस पर फोकस किया। आज हम दोनों में एक्सपर्ट हो चुके हैं, बाद की बात है, समझ में आ रही है। तो इन दोनों की कहानियां भी कहां जाकर मर्ज होती हैं, आपके डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, या मैं कह सकता हूं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसकी जीवन की पूरी कहानियां क्या है, इसरो की कहानियां, कैसे मंगल के ऊपर मिशन गया, कैसे चंद्रयान गए 1, 2, 3 जो भी है, और इसकी पूरी की पूरी कहानियां पटना IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो सारी DRDO में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहीं से दोनों बनती हैं, समझ गए। अब आ जाते हैं न्यूज के ऊपर कि हुआ क्या है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। एशियाज लार्जेस्ट एंड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिन, नाम क्या रखा गया उसका, चेरेनकोव, क्योंकि ये हमारे पहले क्या थे, एक साइंटिस्ट हुए जिनके नाम पर इसको रखा गया। तो मैं सिंपल समझा देता हूं, ठीक है। इसको कहां पर लगाया जाएगा, आपके लद्दाख के अंदर लगाया जाएगा, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट कब आया था, 1948। क्या काम करेगा, टू ऑब्जर्व हाई एनर्जी गामा रेज टू अंडरस्टैंड द मोस्ट एनर्जेटिक फिनोमिना इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो फिनोमिना एक्टिविटीज होती है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे ब्लैक होल्स, क्या होते हैं ब्लैक होल्स, मैं कई बार बता चुका हूं, जब किसी स्टार की डेथ हो जाती है तो ब्लैक होल बन जाता है, क्योंकि स्टार जब बनता है तो कुछ यों स्ट्रक्चर में घूमता है और एक दूसरे के पाथ को क्रॉस नहीं करते कभी वो। तो मैंने कहा कि मान लो यहां से जब बना तो शुरू में कैसा होता है, ब्लू,
ठीक है, जब बीच में पहुंच जाता है अपने जवानी में तो हो जाता है व्हाइट, ठीक है, और जब बुढ़ापे में पहुंच जाता है तो हो जाता है रेड, और जब खत्म हो जाता है तो हो जाता है ब्लैक। और जैसे ही ब्लैक होता है तो उसे क्या कह देते हैं, ब्लैक होल। जैसे कि सन में आपने देखा होगा हाइड्रोजन कितनी है, लगभग 74% अप्रोक्सीमेटली, और हीलियम कितनी है, लगभग 23.04% अप्रोक्सीमेटली। बाकी आर्गन और ये सब गैसें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आज से 5-6 करोड़ अरब साल पहले 5 to 6 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, बिग बैंग थ्योरी। तो उस बिग बैंग से क्या हुआ था, ये बना था। तो मतलब इसमें आपको पता है 3 हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, एक हीलियम बनाते हैं, जो जनरेट करता है किसको, एनर्जी को, जो हीट के फॉर्म में यहां पहुंचती है। अब कहा गया कि जब इसमें 74 हो चुका है तो मतलब ये एक चौथा हिस्सा जा चुका है। तो अगले 5 to 6 बिलियन ईयर में ये 50 हो जाएगा, उससे अगले में 25 हो जाएगा, उससे अगले में 0, यानी कि लगभग 15-16 बिलियन साल बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो सन है वही क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। और ये जो है हल्का होता है, ये भारी होती है। जब भारी हो जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, अपने आसपास की सारी चीजों को अपने अंदर खींच लेगा, और क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। तो ये जो सारी एक्टिविटीज होती है हमारे यूनिवर्स में, ब्लैक होल हो गया, सुपरनोवा हो गया, इनके बारे में जानने के लिए हमने क्या लगाया है, ये टेलीस्कोप लगाया है। समझ गए, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आता है तो ये कहानियां ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या भाभा एटॉमिक था, क्या नहीं था, ठीक है। पैवेल किसके नाम पर रखा गया, पैवेल अलेक्सेविच चेरेनोव, ठीक है, जो कि क्या थे, चेरेनोव रेडिएशन, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ठीक है। उसके बाद कौन सा, गामा रेज क्या होती है, गामा रेज आर द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ्स एंड द मोस्ट एनर्जी ऑफ एनी वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजंस, लाइटनिंग, रेडियो एक्टिव डीके, इनसे क्या बनती है, गामा रेज बनती है। तो इनकी स्टडी करने के लिए हमने इसको भेजा है। कितने ऊपर लगा हुआ है, हेनली वैली, तो याद रखना आपकी चंथांग, हेनली वैली के अंदर चंथांग की जगह पर लगा है, जो कि 4250 मीटर की हाइट पर बना हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि ये जो है तुम्हारा ये एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट है। तो सिंपल हम इसके ऊपर पढ़ सकते हैं, समझ गए। अब बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं दूसरी न्यूज पे। CCS क्लियर्स डील्स फॉर द 31st MQ-9B ड्रोन्स। ये जो ड्रोन है ना, ये आपके इस साल के एग्जाम में न्यूज़पेपर्स की बात करूं तो लगभग ये आपके न्यूज़पेपर में 5 से 6 बार आ चुका है। किससे लिया गया है, तो सिंपल याद रखना, यूएसए से लिया है हमने। किससे, अमेरिका से लिया है, ठीक है। क्या नाम है इसका, तो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हाले, HLE, हाले भी इसको नाम दिया गया है, ठीक है। किससे लिया हमने, अमेरिका से लिया। कितने, 31 लेने की बात हो रही है, और सबमरीन्स लेने की बात हो रही है। क्या होता है, सिंपल समझना, क्या काम आते हैं ड्रोन्स, तो सर्वेलेंस के, इंटेलिजेंस के, एयर स्ट्राइक्स के काम आते हैं, ठीक है। इसकी क्या खासियत, तो ये लगभग 5670 केजीज वजन उठा सकता है। एल्टीट्यूड 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पर लगभग 442 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। मैक्सिमम एंड्योरेंस कितना इसका, 40 आवर्स का मैक्सिमम एंड्योरेंस है, ठीक है। डिफेंस एक्वासिजन काउंसिल ने इसको लिया है, इसकी डील की है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। आपको पता है हु इज द मिनिस्टर ऑफ द डिफेंस, ठीक है। कब बना था ये आपकी जो आपकी DAC कब बनी थी, डिफेंस एक्वासिजन काउंसिल। देखो हुआ क्या था, जब कारगिल वॉर हुआ था ना, तो उस समय कारगिल वॉर के समय में बहुत सारी चीजें चाहिए थी। जैसे हमें, आपको पता है कि जो GPS है ना, समझना इसकी फॉर्मेशन के पीछे की कहानी क्या है। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, क्या नाम होता है इसका, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये बना कब था, ये बना था 1995, और इसको पहले क्या कहते थे, नवास्त्रा। क्या कहा जाता था, नवास्त्रा। किसने बनाया था इसको, तो यूएसए ने बनाया था। जब पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया, जब हमारे कुछ फौजियों को मार दिया गया, तो हमने उससे कहा कि हमें GPS दे दो, उसने मना कर दिया। तो हमने खुद का क्या बना लिया, आज के दिन याद रखना, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसरो के अंदर है ना, उसमें सारे डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। हमने क्या बनाया, नाविक, ठीक है। नाविक को क्या नाम दिया गया, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS, ठीक है, जिसका नाम रखा गया नाविक। ये कितना काम करता है, ये मैंने कहा इंडियन बाउंड्री है, ये तुम्हारा इंडिया है। इधर मैंने कह दिया क्या, इंदिरा पॉइंट, इधर क्या है तुम्हारा सॉरी इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, इधर क्या है कीबीतुर, इधर क्या है गोहार मोता। गोहार मोता इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, है ना। इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर में, ये गुजरात में, ठीक है। इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, एंड द कीबीतु इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। लगभग ये कितना होता है, याद रखना, ऊपर से नीचे तक होता है 3214 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक होता है 2933 किलोमीटर। ये हमारे इंडिया की क्या लेंथ है। अब मैंने कहा कि इसके प्लस इस रीजन के साथ साथ 1500 किलोमीटर के आसपास को क्या देख सकता है, कितने हाइट पे, 20 मीटर की हाइट के एल्टीट्यूड से, ऐसा लगेगा 20 मीटर ऊपर कैमरा लगा दिया हो। तो हमने खुद का बना लिया, ठीक है। ये बाद में बना, ध्यान रखना,
फिर क्या हुआ, हमने उनसे हेलीकॉप्टर मांगा क्योंकि हमारे पास लाइट वेट के हेलीकॉप्टर नहीं थे, उसने नहीं दिए। जब नहीं दिए तो हमने अभी क्या बनाया, प्रचंड हेलीकॉप्टर। मैं पढ़ा चुका हूं ये ना, प्रचंड हेलीकॉप्टर। और इस बार तुमने पढ़ा होगा, न्यूज में भी आया था काफी कि प्रोजेक्ट प्रचंड क्या है। तो प्रोजेक्ट प्रचंड यही है कि हमने क्या बनाया, एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH बनाया है, ठीक है, जो ऑल वेदर कंडीशंस में काम करता है। क्योंकि उस समय हमारे पास भारी क्या थे, हेलीकॉप्टर थे, वो चल नहीं पाते थे उस वाले रीजन में, क्योंकि जो आपका हिमालय है, उस हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है, तो आपको पता है इसकी एवरेज हाइट है 4500, सॉरी आपकी इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर, ठीक है। हाईएस्ट पीक कौन सा है आपका, तो आपका माउंट एवरेस्ट आप जानते हो नेपाल में, जिसको माउंट एवरेस्ट को हम क्वीन ऑफ हिमालय भी कह देते हैं, ठीक है। एवरेज कितना है, 6000 मीटर। लेकिन जब ऊपर जाते हो 4500 मीटर के आसपास 4500, तो बर्फ गिरना शुरू हो जाती है, तो लगभग पूरा हिमालय तुम्हें बर्फ से ढका नजर आता है। ऐसे में हमारे हेलीकॉप्टर काम नहीं कर पाते थे, तो हमने जब अमेरिका से हेल्प मांगी, उसने मना कर दिया। तब हमने कसम खाई कि हम खुद का हेलीकॉप्टर भी बना लेंगे, और वो हमने बना भी लिया। 15 बनाए हैं, क्योंकि हमें बांग्लादेश पे थोड़ी ना चाहिए, वहाँ थोड़ी ना हिमालय है, तो हमें पाकिस्तान वाले रीजन में, सियाचिन वाले रीजन में चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रचंड हेलीकॉप्टर बना लिया, प्रोजेक्ट प्रचंड। उसी समय उन्होंने हमें जहाज नहीं दिए थे, हमें टैंक नहीं दिए थे, जो लाइट वेट टैंक, जो पानी वानी से निकल जाए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पानी भरा होता है, तो आर्मी को पहुंचने में दिक्कत हो जाती है, तब तक तो वो एरिया कब्जा चुके होते हैं। तो हमने प्रोजेक्ट जोरावर बना लिया, ये मैं DRDO में पढ़ा चुका हूँ, ये मैंने अपने इसरो में पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, ये जो जितना प्रोग्राम चल रहा है, कौन है जो डील करता है, कौन है जो डिफेंस के लिए वेपन्स खरीदता है। तो कारगिल वॉर के बाद हमें इस बात का पता चला कि हमारे पास लड़ने के लिए क्या होना चाहिए, खुद के डिफेंस के सिस्टम होने चाहिए। तो हमने DAC बना लिया, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसका काम है डील करना कि डिफेंस के लिए क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना। बस उसी के अंडर क्या किया गया, हमने MQ-9B को खरीदा है। तो सिंपल 4 बातें याद रखना। MQ-9B इज टेकन फ्रॉम द USA। क्या है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। कब बनी थी DAC, तो सिंपल याद रखना 2001 में बनी होती है, 2001 में, जिसका काम है कि सारे के सारे ऑल सोल डिसीजंस लेती है डिफेंस के रिलेटेड। जितने भी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के वेपन्स खरीदने हो, बेचने हो, सारे काम कौन देखता है, सॉरी खरीदने हो तो कौन देखता है, DAC। समझ में आ गई बात, चलते हैं आगे। देखो DAC के बारे में 2-4 बातें लिखी है। ये आपके MQ-9B, इसका दूसरा नाम प्रीडेटर ड्रोन्स भी याद रखना, क्या नाम है, प्रीडेटर ड्रोन्स भी इसको कहा जाता है, सिंपल याद रखना, ठीक है, याद रह जाएगी बात। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। मोदी टू होल्ड बायलैटरल टॉक्स विद लीडर्स एट द आसियान इंडिया समिट। देखो मोदी जी आसियान समिट में गए हैं, कहां पे, लाओस। अब समझना आसियान है क्या, क्या इंडिया इज ए पार्ट ऑफ आसियान, तो याद रखना इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ आसियान। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगर मैं मैप को ऐसे डायरेक्शन में तोड़ूं, जैसे तुम पढ़ते हो ना रीजनिंग में कि मोहन ईस्ट में 10 मीटर चला, फिर दाएं घूमा बाएं घूमा, पढ़ते हो ना, सेम ऐसे जो उसमें डायरेक्शन पढ़ते होगे। तो हम, अगर मैं पूरे वर्ल्ड को ऐसे काट दूं डायरेक्शन में, तो हम साउथ में जरूर हैं, इसलिए हम साउथ में, तो वी आर द पार्ट ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ सार्क नेशंस, बट इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ द आसियान, क्योंकि आसियान साउथ ईस्ट हो गया, समझ गए। लेकिन हम उस फील्ड में अपने डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए, अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनसे डील जरूर करते हैं, समझ गए। तो हमने क्या किया, उनसे डील की। तो मोदी जी कहाँ गए हैं, लाओस गए हैं, आसियान समिट के अंदर, और कुछ नहीं है। आसियान बना कब था, सिंपल याद रखना 8 अगस्त 1967। इसके फाउंडिंग फादर्स कौन है, फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये क्या है, इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और इसको क्या कहा गया, जब इसको बनाया गया तो बैंकॉक डिक्लेरेशन कहा गया। तो आपसे पूछ लेता है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन कब हुआ था, 1967। क्या बना था, उससे आसियान बना था। समझ गए आसियान क्या है, कितने कंट्रीज है इसके अंदर, आसियान के अंदर टोटल 10 कंट्रीज है, ठीक है। और आप लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर में पढ़ा होगा, जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें जो नए नए मेंबर्स जुड़े हैं ना, प्लीज उनको पढ़ लेना। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, ब्रिक है ना, ब्रिक्स में अब कितने हो गए, पहले 5 थे, 5 और जुड़ गए, इथियोपिया ये सब जुड़ गए, UAE और ये सब, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका SCO में पहले 8 होते थे, पिछले बार एक जुड़ा ईरान, इस बार एक और जुड़ गया, कौन जुड़ गया आपका, बेलारूस जुड़ गया, ठीक है। तो ऐसे जितने भी इंटरनेशनल ग्रुप है ना, जैसे आपका नाटो है ना, जो न्यूज में है सारे के सारे, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसके अंदर पहले कितने होते थे, 30। लास्ट ईयर एक जुड़ा, इस साल एक जुड़ा, लास्ट ईयर कौन जुड़ा था इसके अंदर, फिनलैंड, ठीक है।
इस बार कौन जुड़ गया इसके अंदर, तो स्वीडन जुड़ गया। तो ये जितने भी मेंबर्स जुड़े हैं ना, इस वाली न्यूज को भी थोड़ा ध्यान रखना। जैसे G20 अब क्या हो गया, G21 हो गया लास्ट ईयर, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन में ऐड हो चुका है, ठीक है, जिसमें 54 कंट्रीज है। तो ये वाली चीजें भी प्लीज ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं कि मोदी जी वहां क्या करने गए होंगे। तो सिंपल याद रखना, जब भी ये मीटिंग होती है ना, तो कुछ रटना नहीं होता है। वो जाकर डिफेंस को में कोऑपरेट करने के लिए, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए बातें करते हो, कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जाम में 5 चीजें पूछता है जो मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज है, जैसे लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, ब्रुनेई, फिलीपींस एंड वियतनाम। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द आसियान ग्रुपिंग। अगर और अच्छे से याद करना है तो सिंपल से याद कर सकते हो। एक ट्रिक है, कौन सी, टीवी क्लिप MBBS। जैसे थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, बर्मा यानी कि म्यांमार, ब्रुनेई और सिंगापुर। सिंपल याद रखना, ठीक है। और मैंने हमेशा कहा है कि जिसके ग्रुप के मेंबर्स 10 या 10 से कम हो वो एटलीस्ट याद कर लेना, और जो इंडिया से लिंक करते हैं वो जरूर याद कर लेना। इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस, लेकिन इंडिया इससे डील जरूर करता है, ठीक है। तो उस सेंस में याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज, ठीक है। रतन टाटा, ए टाइटन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टेक्स हिज फाइनल बॉ। जो हमारे टाटा जी हैं, जो एक्चुअल में हमारे भारत के कोहिनूर है, वो अब नहीं रहे, ठीक है। हालांकि इसका दुख पूरे देश को ही है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जितना आपके जो अंबानी, अडानी, जो आपके जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बिजनेसमैन थे, याद रखना, ठीक है। ये बिजनेसमैन नहीं थे, ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे। डिफरेंस समझना, उनका काम है पैसा कमाना। इनका काम था चैरिटी में दान देना, और इनकी वजह से इतने लोगों को हेल्प मिलती है, इतने लोगों को हेल्प मिलती है, जितना उन लोगों ने कमाया नहीं होगा उससे ज़्यादा इन्होंने डोनेट किया हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत ने आज एक लाल को खो दिया, और कौन से लाल को, रतन लाल को, यानी कि मिस्टर रतन टाटा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस न्यूज़ को कवर करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि अच्छी न्यूज़। आपने देखो आपके सामने लिखा हुआ है टाटा, है ना। टाटा की कौन सी कार है, नैनो। जब नैनो आई थी 2008 के अंदर, तो एक रिवोल्यूशन सा आ गया था, लेकिन बस एक गलती हो गई थी इनसे। इन्होंने क्या कहा था कि जो नैनो है ना, वो चीपेस्ट कार है। मार्केटिंग गलत कर दी। इनको कहना चाहिए था, ये खुद इन्होंने इस बात को एडमिट किया था, हमें इस बात की ब्रांडिंग करनी चाहिए तो मोस्ट अफोर्डेबल कार, ना कि मोस्ट चीपेस्ट कार, है ना। क्योंकि हुआ क्या, चीपेस्ट कहने से लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि ये मार्केट में मैसेज आने लगा कि ये नैनो खरीद ले, गरीब है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने, इनका जो जन्म कब हुआ था, 1937 के अंदर। 1962 में इन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। 2008 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था, ठीक है। जैगवार और जो आपकी लैंड रोवर है, इनको इन्होंने एक्वायर कर लिया था $2.3 बिलियन में। याद रखना, भारत में सबसे पहले जो एयर इंडिया आई थी, एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया, ठीक है। आप मुझे बताना कौन सी ईयर में आई थी, चलो, ठीक है। वो कौन लेकर आए थे, जमशेदजी टाटा। और उस समय 1953 में एयर इंडिया का क्या कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन। क्या कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन। और जब इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, तो वापस से 2022 में इसको वापस किसने एक्वायर कर लिया, टाटा ने एक्वायर कर लिया। जनवरी 2022 में 18,000 करोड़ रुपीस में, 18,000 करोड़ रुपीस में इसको दोबारा एक्वायर कर लिया, ठीक है। ये कुछ बातें भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर जब दोबारा से जब कभी आएगा न्यूज़ में, तो हम इसको एक बार फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि इनको कुछ अवार्ड और दे दिया जाए, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कुछ अनाउंसमेंट कर दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको फिर देख लेंगे एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Union Cabinet gives nod for continuation of free fortified rice supply till December 2028। देखो होता क्या, fortified rice दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फूड कौन सा, राइस, चावल। भारत में भी सबसे ज्यादा खाए जाने वाला फूड क्या है, राइस, चावल। दुनिया में पहले नंबर पे कौन है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया, वेर इंडिया स्टैंड्स, तो इंडिया स्टैंड्स एट द सेकंड पोजीशन। दैट मीन्स इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड। लेकिन राइस जब सब लोग खाते हैं तो क्या दिक्कत है, देखो होता क्या है, हमारे भारत में लोगों के अंदर जो राइस है ना, उसकी फोर्टिफाइड राइस का होना बहुत जरूरी है। वरना क्या है कि जब सब राइस खाते हैं तो उससे आयरन की कमी होती है, विटामिन B12 की कमी होती है। तो हमारे अगर सोचो सब बच्चे ही खा रहे, बच्चा बड़ा होगा और उसके अंदर ये डेफिशिएंसी है आयरन की, इन सब की, विटामिन की, तो उसके अंदर एनीमिया हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया, इसके एग्जाम्पल एनीमिया वगैरह के दुनिया भर के एनीमिया है। तो बच्चा कमजोर हो जाएगा तो देश भी कमजोर हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि अच्छा खाओगे तो अच्छा देश चलाओगे ना, सिंपल सी बात है। तो बहुत सारी न्यूट्रिशन से रिलेटेड स्कीम चलाई जाती है। तुम्हें पता होगा माल न्यूट्रिशन के शिकार इतने सारे लोग होते हैं कि बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है। तो 4 से 5 मिलियन बच्चे साल भर में पूरी दुनिया भर में मरते हैं माल न्यूट्रिशन से, कुपोषण से मरते हैं, जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता।
अब जब नहीं मिल पाता तो उनके लिए क्या करना चाहिए, तो सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो फोर्टिफाइड राइस इज द राइट ऑप्शन। और ये क्या किया जाता है, बांटा भी जाता है। सिंपल याद रखना, जुलाई 2024 में ये जो आपका ये स्कीम है कब स्टार्ट हुई थी, अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुई थी। फोर्टिफाइड राइस देना फ्रीली सभी को, ठीक है, पीएम पोषण किट और इनके अंदर, ठीक है। मैंने बताया था पीएम पोषण का पहले नाम क्या था, मिड डे मील, ठीक है, मिड डे मील। और मिड डे मील कब स्टार्ट हुई थी, 1995 में। बाद में इसका नाम बदल के पीएम पोषण हो गया, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस आई थी, इन सब में इनको दिया जाता आंगनबाड़ी वगैरह में, ठीक है। तो इसकी डेडलाइन थी कि मार्च 2024 तक हम क्या करेंगे, फोर्टिफाइड राइस दे देंगे। लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके कब तक कर दिया गया, 2028 तक कर दिया गया, दिसंबर 2028 तक, ठीक है। क्या होता है फोर्टिफाइड राइस, तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए लाया गया। इन सब की कमी होती है तो इनकी पूर्ति करने के लिए लाया, और कुछ नहीं है। कौन देखता है इस देख रेख को, FSSAI। क्या होता है FSSAI, हमने कई बार पढ़ा है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब बनाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2006 में इसका एक्ट आया था, और इसकी फॉर्मेशन कब होती है, 2008 में होती है। काफी बार न्यूज में आ चुका है ये, ठीक है, सिंपल याद रखना। अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको बात को बताया। चावल की अगर बात करूं तो दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा भारत उगाता है। कैसी मिट्टी चाहिए होती है, डीप क्ले एंड लॉमी सॉइल चाहिए होती है। लार्जेस्ट भारत में कौन सा स्टेट है, याद रखना, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन इंडिया। अगर पूछे पर हेक्टेयर, देन पंजाब इज द राइट आंसर, ठीक है। अदरवाइज वेस्ट बंगाल, पंजाब, यूपी, आंध्र प्रदेश एंड बिहार इस सीक्वेंस में लीजिए, सबसे ज्यादा, फिर कम 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 कम, ठीक है। कुछ प्रोग्राम चलाए गए, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, आप मुझे कमेंट करके बताना ये कब चला था, ये कब चला था, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब चली थी, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ स्टेट्स बताए गए हैं जहाँ पे मैक्सिमम है, तो ये वही है, वेस्ट बंगाल में लार्जेस्ट है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मेंटल हेल्थ इन इंडियाज मटेरियल वर्ल्ड। देखो ये न्यूज मैंने कहा था आज कौन सा दिन है, तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के लिए अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है। जो इससे प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में बताते हैं। देखो होता क्या, दिक्कत क्या है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 1 लाख लोगों में से 21.1 का रेशियो है कि लोग स्ट्रेस से परेशान होकर मेंटल हेल्थ की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। आपने कितने एग्जाम्पल देखे होंगे, कोटा के अंदर बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, लेकिन जो स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। बहुत से लोग अच्छे अच्छे जॉब करने वाले होते हैं, जैसे आर्मी के लोग होते हैं, इतनी अच्छी जॉब के अंदर होते हैं, लेकिन होता क्या है, सुसाइड कर लेते हैं, गोली मार लेते हैं खुद को। तो उनसे बचने के लिए हमने टेलीमानस एक प्रोग्राम चलाया था, हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना। तो हम चाहते हैं इस मेंटल स्ट्रेस से बाहर आया जाए। कैसे आओगे, तो आपने देखा होगा बहुत जगह कम्युनिटी पार्क बनाए गए हैं। कम्युनिटी पार्क में क्या होता है, सुबह सुबह देखा होगा बूढ़े लोग बैठे होंगे, सब एक साथ बैठे होंगे, है ना, और हंस रहे होंगे, साहा कर रहे होंगे, ताकि वो स्ट्रेस को रिलीज कर सकें। और स्ट्रेस के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मे बी आपको अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से स्ट्रेस हो, मे बी आप पुअर्टी की वजह से हो, मे बी आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, मे बी वायलेंस का शिकार हो चुके हो, ठीक है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको वायलेंस का शिकार हो जाते हैं ना, उनके साथ, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया हो कोई, उसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर आ गया हो, उसकी वजह से आप दुखी हो, तो कुछ ही ना किसी तरीके से आप क्या हो, मेंटली डिस्टर्ब हो। अब देखो ये इशू इतना बड़ा है ना, हालांकि आपके अवेयरनेस के लिए भी है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताना, मेंटल हेल्थ एक्ट कब आया था भारत में, और उसको री इंट्रोड्यूस या इसको अमेंड कब किया गया था, दोनों ईयर बतानी है मुझे, ठीक है। एक 1980s की बात है, एक 2000 की बात है, बताना कौन कौन सा कब कब आया था, ठीक है। क्लासरूम में भी हम पढ़ चुके हैं, समझ में आ रही है, ओके। कब बनाया जाता है, 10 अक्टूबर। कौन बनाता है, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ ने इसको अनाउंस किया था, WHO इसको बनाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 197 मिलियन जो लोग हैं उनको मेंटल हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है। और इस बार की थीम क्या है, तो मेंटल हेल्थ एट वर्क इस बार की थीम है। इसका जस्ट नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो भी उसमें भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है मेंटल हेल्थ के बारे में। मैं हल्का सा नेक्स्ट चल लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेंटल हेल्थ की वजह से क्या क्या दिक्कत होती है, ब्रेन हेल्थ, ट्रेनिंग, सैडनेस, है ना, ये सिंपल सा बता रखा है कि क्या उसकी वजह से रिजल्ट हो सकते हैं, क्या उसके रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। देखो, ट्रांसफॉर्म वर्क प्लेसेस इनटू द सपोर्टिव स्पेस। इस बार की जो आपका मेंटल हेल्थ डे, उसकी थीम क्या है कि जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो कहाँ पे, एट वर्क प्लेस। आपने देखा होगा कि अभी एक केस हुआ था रिसेंटली, याद करो, वो लड़की थी, CA थी, उसने सुसाइड कर लिया था, उसकी डेथ हो गई थी, है ना। बहुत से लोग रहते हैं जो वर्क की स्ट्रेस की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं।
मतलब फॉर एग्जांपल या तो बर्नआउट, दुखी हो चुके, गुस्सा करके बैठे हैं कि आज ही रिजाइन मार दूं, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, इतना मेंटल प्रेशर होता है। आप इतने आर्टिकल्स पढ़ते हो ना, दुनिया भर में स्टडी होती है कि भारत का वर्क कल्चर इतना गंदा हो चुका है कि आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पास हाइपर कॉम्पिटिटिव कल्चर चाहते हो कि एक आदमी सब कर ले, है ना, एक आदमी ये काम भी कर ले, वो काम भी कर ले, वो काम भी कर ले, वो काम भी कर ले, सारे काम कर ले, और तुम ये नहीं देख रहे वो आदमी अंदर से क्या चल रहा है। उसकी फिजिकल बहुत अच्छी दिख रही है तुम्हें, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ है तुम्हें ख्याल ही नहीं है। इसके लिए क्या किया गया, जैसे कि आपका ब्राजील है, ब्राजील में क्या बनाए गए, कम्युनिटी गार्डन्स बनाए गए, लोग आएंगे। देखो सबसे ज्यादा स्ट्रेस का रीजन क्या आजकल का कल्चर में बताता हूँ ना, तुम 10 लोग 5-7 लोग बैठे हो, कोई तुम में से एक आएगा, पैसे वाला है, वो कहेगा अरे यार iPhone 16 लॉन्च हुआ है, तुमने लिया क्या, मैं तो अगले महीने लेने वाला हूँ। बस तुम चलेगे स्ट्रेस में, अरे यार इसके पास तो iPhone 16 ले रहा है, मैं तो अभी भी Nokia 1100 पे काम चला रहा हूँ, हो गई स्ट्रेस। ये सारे कुछ भी रीजन हो सकता है, फैमिली वायलेंस हो सकती है, आप घर पहुंचे आपके घर वाले लड़ रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, आप घर पहुंचे सास बहू लड़ रही हैं, आप घर पहुंचे आपका पड़ोसी आपसे लड़ रहा है, आपने गाड़ी गलत पार्क कर दी, कोई आपसे आके लड़ता है, डेली लड़ता है, आप एक दिन गुस्से में आके उसको पीट दोगे, जेल चले जाओगे। तो स्ट्रेस कुछ भी करवा सकती है, बात समझ में आ रही है। मैंने तो एक टॉपिक भी बताया था, स्ट्रेस की वजह से आपके रोबोट ने भी सुसाइड कर लिया था, ये भी न्यूज आई थी, साउथ कोरिया, आप जानते हो इस बात को, ठीक है। तो स्ट्रेस कुछ भी करा सकती है। जापान के अंदर तो इवन स्ट्रेस को एक वर्ड भी दिया गया, करोसी, जिसका मतलब होता है डेथ फ्रॉम द ओवरवर्क, ठीक है। करोसी मतलब स्ट्रेस की वजह से डेथ, ओवरवर्क की वजह से स्ट्रेस जो होता है उसकी जो डेथ होती है उसको कारोसी कह देते हैं। किसको छीन लेता है, तुम्हारी पर्सनल फ्रीडम को छीन लेता है। मैंने कहा कि राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, तो फ्रीडम लाइफ, राइट टू लाइफ भी तो है ना, राइट टू लिव विद द डिग्निटी भी तो है ना, राइट टू लिव विद इन हेल्दी एनवायरनमेंट भी तो है ना। तो अगर मेरा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूं, तो मेरा तो वो चला गया। तो अगर एग्जाम में पूछेगा तो 21 भी लिंक कर जाएगा, इससे सिंपल सी बात समझ में आ रही है। ये बातें ध्यान रखना। अगर मैं इंडिया के डाटा को देखूं तो इंडिया में 2023 में 11,486 डेथ हुई है, सुसाइड हुए हैं। किसकी वजह से, वर्क कल्चर की वजह से। ऑफिस के लोगों ने सुसाइड किया, कॉर्पोरेट के लोगों ने सुसाइड किया, ठीक है। तो सिंपल सी याद रखना है, एंजाइटी और लास्ट में सुसाइड ही केस है। तो स्ट्रेस नहीं लेने का, एग्जाम आ रहा है, रिलैक्स होकर फ्री होकर पढ़ने का, ठीक है। अगर स्ट्रेस है तो आइए यहाँ पर सेंटर पे पहुंच के स्ट्रेस रिलीज करवाइए, ठीक है। मतलब तरीके जानिए, समझ गए। उसके बाद चलते नेक्स्ट। WHO डिक्लेयर्स दैट इंडिया हैज एलिमिनेटेड ट्रैकोमा एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। जो WHO आप जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल 1948, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, सब आता है आपको। इसने क्या किया, अभी इसने पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को बताया इंडिया में, किसको, ट्रैकोमा। व्हाट इज ट्रैकोमा, सिंपल समझना, आपकी जो आंखें होती हैं उसके ऊपर सिंपल ऐसे ऐसे ऊपर वाली साइड में डॉट्स हो जाते हैं, रेडनेस, और फिर ये लाइनिंग बन जाती है और उसके बाद ये ब्लैक हो जाता है, यानी कि आपको दिखना बंद हो जाता है। और इससे इंडिया में जो ब्लड विजन हो रहा है लोगों के अंदर, किसी की आंखें भी चली जा रही है, यानी कि उनकी जो आई साइट है वो भी चली जा रही है, ठीक है। तो इसको इंडिया में क्या बताया गया है, इंडिया में अभी आपसे पूछेगा रिसेंटली आंख की कौन सी बीमारी, जैसे कॉन्जक्टिविटीज भी होती है आंखों के अंदर, एक वो अलग होती है, तो दुनिया भर की बीमारियां हैं, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि कौन सी ऐसी डिजीज जिसको अभी WHO ने कंसर्न बताया, तो कौन सा आपका ट्रैकोमा। सिंपल याद रखना, होता क्या है, एक बैक्टीरियम होता है, क्या नाम उसका, क्लैमीडिया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, माइल्ड इचिंग, इरिटेशन ऑफ द आईज एंड द आईलिड्स एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द आईज, फर्दर प्रोग्रेस कॉज आई पेन एंड द ब्लड विजन। एडवांस स्टेज कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्नियल अल्सर। तो इससे बढ़िया क्या करना चाहिए, हमें इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इलाज नहीं कराते। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट अर्ली केसेस ऑफ द ट्रैकोमा। अर्ली ट्रीटमेंट कैन प्रिवेंट लॉन्ग टर्म ब्लाइंडनेस। समझ गए, इसको सिंपल सा पढ़ लेना, WHO की तरफ से ये गाइडलाइंस है। नेक्स्ट आ जाते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी अभी कहां पर बनाया गया, तो सिंपल, कुचिपुड़ी आर्टिस्ट आफ्टर ए परफॉर्मेंस एज पार्ट ऑफ द नवरात्रि फेस्टिवल एट कनका दुर्गा टेम्पल इन विजयवाड़ा। आपका जो आंध्र प्रदेश है उसके अंदर क्या बनाया जाता है, कुचिपुड़ी। याद रखना, हमारे इंडिया के अंदर जैसे 10-11 क्लासिकल लैंग्वेज हो चुकी है ना, 6 अभी जुड़ी है, मराठी, ये सब, बंगाली, ये सब, ऐसे ही 8 क्लासिकल डांस भी है। और आपके एग्जाम में ये पूछ लेता है, आपके एक स्टैटिक जीके की बुक दी गई है, उसमें लिखी हुई है सारी चीजें, टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है ना, क्लासिक डांस, क्लासिक ये फेस्टिवल्स, ये सब, तो प्लीज पढ़ लेना उसको। मैं इसमें समझा देता हूँ, जस्ट याद करना ये क्या है, किसकी बात कर रहा है, कुचिपुड़ी, ठीक है। क्या होता है इसमें, सिंपल आपके सामने लिखा हुआ, जस्ट समझने के लिए। अगर पूछे कौन कौन से फेस्टिवल है, कौन कौन से क्लासिकल डांस है इंडिया में, तो 8 है। कौन कौन से, सिंपल समझना। पहला कौन सा है, भरतनाट्यम, कथक। भरतनाट्यम बिलोंग्स टू तमिलनाडु,
कथक बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी बिलोंग टू आंध्र प्रदेश, ओडिसी बिलोंग टू उड़ीसा, कथकली बिलोंग टू केरला, सतरिया बिलोंग टू आसाम, मणिपुरी बिलोंग टू मणिपुर एंड मोहिनीअट्टम बिलोंग टू केरला। सिंपल 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और मोहिनीअट्टम तो कुछ दिन पहले न्यूज में भी था कि मोहिनीअट्टम जो है केरला का, इसमें सिर्फ फीमेल ही अलाउ थी, लेकिन अब इसमें क्या किया गया, मेल्स को भी अलाउ कर दिया गया, तो प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये भी न्यूज में था। क्या होता है मोहिनीअट्टम, आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक बार आपके जो भगवान है ना, भगवान शिव, वो बहुत बोले है ना, जो चाहे जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, वरदान दे देते हैं ना। तो वह क्या था कि एक राक्षस था, उसने खूब पूजा की, और उन्होंने क्या किया, वो भगवान भोले से मांग लिया। तो भगवान भोले ने कहा ठीक है, जो चाहिए मांग लो। उसने कहा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए, और उसका नाम हो गया भस्मासुर। एक दिन वो पड़ गया इंद्र के पीछे हाथ लेके कि इंद्र के सर पे हाथ रख के पूरा स्वर्ग जो है वो मैं ले लूंगा। अब इंद्र बेचारा दुखी, आगे इंद्र, पीछे भस्मासुर। भाग रहा है, पहुंच गया भगवान विष्णु की शरण में, और कहा कि प्रभु बचा लो जो भी है। उस भस्मासुर को लगा कि यार एक काम करता हूं, इंद्र को तो डरा दिया, क्यों ना भगवान भोलेनाथ के सर पर हाथ रख लूं, महादेव के सर पे हाथ रख दूं, भगवान महादेव भी भस्म हो जाएंगे। अब वो भगवान महादेव के पीछे पड़ गया, भगवान शिव आगे पीछे भस्मासुर, मतलब उसने आतंक मचा रखा था एक तरीके से। अब वो पीछे आगे भगवान शिव आगे वो पहुंच गए विष्णु भगवान की शरण में। वो अपनी शेष सैया पे लेटे हुए थे ना, और उनसे कहा कि प्रभु बचा लो, तुम ही हो जो बचा सकते हो बस। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूँ। विष्णु भगवान ने एक सुंदर सी लड़की का रूप लिया। उस जमाने में भी यही था, इस जमाने में भी यही था, ठीक है। उससे वो तो राक्षस की बात हो रही है, तो जो आपकी जो वुमेन होती है उन्होंने तो अच्छे ऋषि मुनियों के साथ भी ऐसा हुआ है कि जैसे दुर्वासा इनकी कहानी आपने पढ़ी होंगी। अल्टीमेटली उन्होंने सुंदर सी कन्या का रूप लिया और डांस करने लग गई भस्मासुर के सामने। भस्मासुर जी जो थे उनके ऊपर मोहित हो गए, और उनके साथ साथ वो भी डांस करने लगे। भगवान, उसको नहीं पता था भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु ने नाचते भरतनाट्यम का लास्ट स्टेप होता है कि उन्होंने अपने सर के ऊपर हाथ रख दिया, और जैसे अपने सर पर हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी अपने सर पर हाथ रखा और भस्मासुर हो गया भस्म। और वहीं से केरल के लोग क्या बनाते हैं, भरतनाट्यम। लेकिन इस मोहिनीअट्टम है ना, क्योंकि उस रूप का नाम मोहिनी था, ठीक है, और मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम सिर्फ फीमेल्स प्रैक्टिस करती थी, इस बार अलाउ कर दिया मेल्स भी करेंगे, तो ये भी ध्यान रखना, एक बार न्यूज में आ चुका है, ठीक है, आपके मार्च या अप्रैल की उसमें, ठीक है। तो याद रह जाएंगे, 4-5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कितने हैं, 8। नेक्स्ट चलते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली आ जाते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स, और यही आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। Malabar has evolved into key multilateral events, says ENC चीफ। ENC चीफ क्या है, तो हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ है। उन्होंने कहा कि जो मालाबार है ना, उसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। देखो है क्या मालाबार, समझना। मालाबार इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच में एक एक्सरसाइज है। इट वॉज स्टार्टेड इन 1992 स्टार्ट हुई थी, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज टुक प्लेस इन 2007। पहली एक्सरसाइज 2007 में होती है, इनिशिएट हो गई थी 1992 में। फिर समझना, जापान वाज इंक्लूडेड इन 2015, 2015 में जापान इंक्लूड हो गया। ऑस्ट्रेलियन नेवी ज्वाइंड इन 2020, 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, ठीक है। इंडियन ओशियन में होती है एक बार पैसिफिक ओशियन में होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, इंडिया, अच्छा समझ गए, सिंपल याद रखना। इस न्यूज से 4 बातें याद रखना, कब शुरू हुई थी, कब कौन आया, 2007 से पहले हुई, फिर इसमें जापान आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। अब ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, ठीक है, और इंडिया, इन सब के साथ क्या होती है, एक एक्सरसाइज होती है जो कि क्या नाम है, मालाबार, ठीक है। सिंपल याद रखना। एक बार कहां पर होती है, इंडियन ओशियन में, एक बार कहां पर होती है, पैसिफिक ओशियन में। इंडिया और जापान के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज है, फैक्चुअल डाटा है सारे, जिमैक्स, सिनायू, धर्म गार्जियन, ठीक है। ये क्या है, उसके साथ हमारी एक्सरसाइज इंडिया और जापान। जैसे ऐसे ही याद रखना, इंडिया और यूएसए के बीच कौन सी है, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, स्पीटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग। पढ़ा भी था हमने पिछले दिनों में, मैं बार बार लिखवाता भी रहता हूँ जब भी कोई एक्सरसाइज होती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है डिफेंस से। इंडियन ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंडेक्स, ऑस्ट्रा हिंद और पिच वाला की कुछ दिन पहले हुई थी, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज तो इन कंट्रीज के बीच में होती है। नेक्स्ट, आरबीआई होल्ड्स रेट एट 6.5%, शिफ्ट स्टांस टू न्यूट्रल। जो आपका आरबीआई है उसने क्या किया, जो आपकी रेपो रेट है उसको कितना रखा, 6.5% रखा। क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, क्या होता है एसएलआर, तो हमने कई बार पढ़ा भी है। देखो फॉर एग्जांपल मैंने कहा, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। क्या होती है दोनों, हम इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं बस, ठीक है। काफी बार हमने पढ़ा है। कौन लेकर आता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कब बना था आरबीआई, 1935,
हेडक्वार्टर कहाँ पे आरबीआई का, तो याद रखना मुंबई। पहले कहाँ पे था, कोलकाता। कोलकाता में कहाँ पर था, 1935 से 37 तक। ठीक है, आपका जो आरबीआई ये कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना था, तो यंग हिल्टन कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना था। ठीक है, आपका जो आरबीआई है इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, ये बेसिक बातें तो आई होप कि आप लोगों को याद भी होंगी। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1949 में हुआ था। ठीक है, आपका जो आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर है वो कौन है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट गवर्नर कौन था, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, फिर हम न्यूज पे आते हैं, फैक्चुअल डाटाज। और अगर पूछे एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है, तो एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है, तो सिंपल याद रखना शक्तिकांत दास। ठीक, जिसको बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। ठीक है, अब मैंने कहा RRRR क्या होती है, समझना। मार्केट में जब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो दो चीजें होती हैं, इकोनॉमी में ये पढ़ी भी ली है। होता क्या है कि सरकार कैसे मार्केट को इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कम करती है, तो वो बजट के थ्रू, यानी कि टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को कम ज्यादा करती रहती है। याद रखना, जब भी आपकी जेब में पैसा बढ़ता है ना, तो मार्केट में क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है। और जब तुम्हारी जेब में पैसा घटता है ना, तो डिफ्लेशन आता है। और इस पैसे को घटाना बढ़ाने का काम क्या है, सरकार का। तो कई बार क्या होता है, सरकार और आरबीआई भी यही करती है, आरबीआई RRRR से खेलता है। होता क्या है समझना, मैंने कहा कि कोई किसी देश का कोई कमर्शियल बैंक है। ठीक है, कोई कमर्शियल बैंक है। ठीक है, और ये है किसी देश का सेंट्रल बैंक। समझना आराम से, हालांकि ये चीजें हमने कई बार डिस्कस भी की हैं, अगर आप कंटिन्यू होगा तो आपको आती भी होंगी। कमर्शियल बैंक है, जैसे मैंने कह दिया SBI। अब मान लो इस कमर्शियल बैंक को पैसा की जरूरत पड़ गई, तो ये किससे लेगा, आरबीआई से लेगा। तो आरबीआई जब इसको पैसा देगा, तो जिस इंटरेस्ट रेट पर पैसा देगा उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। और ये डेफिनेशन आपके लास्ट ईयर एलेट के एग्जाम में पूछी गई थी। और कभी मान लो सेंट्रल बैंक के पास पैसा नहीं है, यानी आरबीआई के पास पैसा नहीं है, तो पैसा कौन देगा, कमर्शियल बैंक देगा। इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम रिवर्स रेपो रेट कह देते हैं। और ये क्या है, रेपो रेट, ये रिवर्स रेपो रेट। तो अभी कहा गया कि जो आपकी रेपो रेट है उसको कितना रखा गया, 6.5% रखा गया। अब ये कहोगे कि सर ये कैसे मेंटेन करता है कि आपकी मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। मैंने कहा मार्केट में इन्फ्लेशन कब होता है, जो पैसा ज्यादा होता है। अब मैंने कहा कि तुम्हारे घर वालों की सैलरी 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, और 70,000 रुपए की EMI वगैरह कट जाती है, बचते 30,000 रुपए। सरकार ने देखा कि, और बैंक ने देखा कि यार पैसा मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत हो रहा है, तुम कुछ भी अनाप शनाप खरीद रहे हो। सरकार ने क्या किया, आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट बढ़ा दिया। जैसे रेपो रेट बढ़ा दिया तो तुम्हारी जो इनकम टैक्स की या जो तुम्हारी इंटरेस्ट रेट थी वो बढ़ गई। कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, ये सब बढ़ाएंगे क्योंकि बैंक तो पैसा निकालेगा अपना। जब ये बढ़ेगा तो तुम्हारी जेब में मान लो 70,000 रुपए खर्च हो जाते थे, 30,000 बचते थे, तो अब तुम्हारे 80,000 खर्च हो रहे, 20,000 बच रहे हैं, 10,000 कम बच रहे हैं घर में। अब तुम फालतू की चीजें खरीदना बंद कर दोगे। अब जब फालतू की चीजें नहीं खरीदोगे तो क्या होगा, चीजें वैसे रेट कम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट से क्या करती है सरकार, खेलती है। एक होता है टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उससे सरकार खेलती है, इससे आरबीआई खेलता है। दोनों खेलते रहते थे। और जब भी मार्केट में मंदी होती थी, जब भी मार्केट में महंगाई होती थी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, तो एक दूसरे की तरफ उंगलियां करते थे कि तूने किया, तुम, तेरी गलती। अब कहा गया यार ऐसे नहीं चलेगा, दोनों साथ बैठ जाते हैं। दोनों भाई क्या बैठ गए, एक साथ मिलकर, एक साथ बैठ गए, और दोनों जैसे साथ बैठकर बैठे, इन्होंने एक नई वो बनाई मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बनाई, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी कब बनती है, 2016 में। कहा गया इस मॉनेटरी पॉलिसी में दोनों होंगे, टोटल कितने मेंबर होंगे, बोले टोटल होंगे 6 मेंबर। और कहा गया कि इसमें 3 मेंबर कहां से होंगे, आरबीआई से होंगे, ठीक है, और इसमें 3 मेंबर कहां से होंगे, तो कहा गया कि सरकार की तरफ से होंगे। और ये मिलकर डिसाइड करेंगे कि भाई रेपो रेट क्या रहेगी, रिवर्स रेपो रेट क्या रहेगी, SLR क्या रहेगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और कैश रिजर्व रेशियो क्या रहेगा। ये वो पैसा होता है जो कैश की फॉर्म में होता है बैंक के पास, ये वो पैसा होता है जो लिक्विड की फॉर्म में होता है। ये लगभग होता है अप्रोक्सीमेटली 18%, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 4%। ये अभी कितना रखा गया, सेम रखा गया, यानी कि रेपो रेट कितनी रखी गई है, 6.50, और रिवर्स रेपो रेट रखी गई है 3.35%। समझ गए। तो ये पूरा खेल कौन करता है, आरबीआई और ये दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, काफी बार हम इन चीजों को डिस्कस भी कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट चलते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट सीक्स रिस्पॉन्स ऑफ द सेंटर बंगाल स्टॉल्ड मनरेगा वेज पेमेंट। जो मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें क्या किया गया, देखो आया कब था नरेगा, सिंपल याद रखना, नरेगा कब आया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब आया था, 2006 के अंदर आया था।
ठीक है, फरवरी 2006 के अंदर। होता क्या है इसमें कि साल के 365 दिन होते हैं, तो 100 डेज का आपको क्या दिया जाता है, गारंटी दी जाती है जॉब की। और ये सिर्फ किसके लिए, तो याद रखना अनस्किल्ड वर्कर के लिए। किसके लिए, अनस्किल्ड वर्कर के लिए। ठीक है, इस बार के बजट में इसको 86,000 करोड़ रुपीस का बजट रखा गया है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, बाद में इसको महात्मा गांधी लगा दिया गया, तो महात्मा गांधी नरेगा हो गया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। ठीक है, होता क्या है इसमें, अगर मान लो तुमने अप्लाई किया और तुम्हें जॉब नहीं दी गई, तो जॉब देने की गारंटी है तो मिलेगी मिलेगी। कौन से आर्टिकल में लिखा है जॉब मिलने की गारंटी, आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट तुम्हें देता है, स्टेट डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, करे ना करे वो बाद की बात है। ठीक है, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 क्या कहता है, लिविंग वेज, तुम्हें क्या मिलना चाहिए, लिविंग वेज मिलना चाहिए, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा कि तुम जी सकोगे, यानी कि तुम चटनी रोटी खा सकोगे। इतना नहीं मिलेगा कि डेली पनीर खा पाओ, तो तुम्हें उसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन गारंटी देता है तो गारंटी है, मिलेगा तो मिलेगा। अब कहते हो कि सर मैंने अप्लाई किया, मुझे काम नहीं मिला, तो याद रखना शुरू के 15 दिन अगर काम नहीं मिला, अप्लाई करने के बाद 15 दिन तक काम नहीं मिला, तो आपका पहला दिन शुरू हो जाएगा। और आपको शुरू के 100 दिन में से शुरू के 30 डेज 1/4 सैलरी देंगे। ठीक है, और उसके बाद बचे हुए 70 डेज 1/2 यानी कि आधी सैलरी तुम्हें देंगे, पूरे 100 दिन की जो सैलरी होती है। क्यों, क्योंकि तुम्हें गारंटी दी जाती है। मुझे कमेंट करके बताना विच वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट नरेगा इन अर्बन एरियाज, क्योंकि रूरल इलाके के लिए आया था। अर्बन एरियाज में लाने वाला, शहरों में लाने वाला पहला स्टेट कौन था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, और अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या कहा है, जो बंगाल है उसने मनरेगा की जो पेमेंट थी उस पर रोक लगा दी थी, उसके ऊपर डिसीजन आया है। सिंपल पॉलिटी का पार्ट हमने कई बार पढ़ा भी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हिजबुल्लाह इज फाइटिंग टू डिफेंड लेबनान। देखो ये वाली न्यूज़ चल रही है अभी, है ना, न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ भी जा सकता है, कहीं भी जा सकती है गाड़ी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ ऐसा होता है तो हम इसको पढ़ लेंगे। और मैंने कल इसके ऊपर एक वीडियो भी अपलोड किया था, जो आपके जितने भी मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि कहाँ से उसकी राइजिंग हुई, कहाँ तक वो पहुँचा, आज तक क्या क्या हुआ है, किस किस के आपस में, लेबनान के, इजराइल के, ईरान के, हिजबुल्लाह के, इजराइल के, इनके आपस में कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, क्या रिलेशन है क्या नहीं है, वो सब हमने उसमें डिस्कस किया। तो आप एक बार उस लेक्चर को जरूर देख लेना, जिसने अभी नहीं देखा है। कल ही अपलोड कर दिया था मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के नाम से। ठीक है, आज की आपकी MITs के अंदर। अगर उसके बाद भी कुछ ऐसा होता है, हिजबुल्लाह में कुछ नया होता है, आगे कुछ नया होता है, तो हम उसको वहाँ पर पढ़ लेंगे। कब बना था हिजबुल्लाह, 1982 में। ये सारी चीज़ें हमने उसमें अच्छे से डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने वो देख भी लिया होगा। ठीक है, नहीं देखा है तो देख लेना। और आई होप कि समझ में भी आ गया होगा। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, मिलते हैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।